उत्तराखंड के इतिहास का अगला भाग देखते हैं। गोरखा शासन। गोरखा नेपाल के थे जो कि बहुत लड़ाकू और साहसी थे। कुमाऊं के चंद शासकों की कमजोरी का लाभ उठाते हुए 1790 ईस्वी में उन्होंने एक छोटे से युद्ध के बाद अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था। कुमाऊं के बाद 1791 में इन्होंने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया, लेकिन ये पराजित रहे। फरवरी 1803 में संधि के विपरीत अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया के नेतृत्व में गोरखाओं ने गढ़वाल पर पुनः आक्रमण किया और सफल हुए। गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह श्रीनगर छोड़कर भाग गए थे। 14 मई 1804 ईस्वी में गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच देहरादून के खुरबुड़ा के मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें गढ़वाल नरेश शहीद हो गए थे। इस प्रकार कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखों का आधिपत्य हो गया। गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह के पुत्र सुदर्शन शाह के आमंत्रण पर अक्टूबर 1814 में गढ़वाल को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजी सेना आई और गोरखों को पराजित कर गढ़वाल राज्य को मुक्त करा दिया गया। अब केवल कुमाऊं क्षेत्र ही गोरखों के अधीन रह गया था। कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर ने अप्रैल 1815 में कुमाऊं के अल्मोड़ा को तथा जनरल ऑक्टरलोनी ने 15 मई 1815 को वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से मलाओं का किला जीत लिया था। 27 अप्रैल 1815 को कर्नल गार्डनर तथा नेपाली शासक बमशाह के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी गई। अमर सिंह थापा की हार के बाद गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य 28 नवंबर 1815 को संगौली, जो चंपारण बिहार में है, वहां पर संधि हुई थी। संगोली संधि को नेपाल सरकार नहीं मान रही थी, अतः अंग्रेजों ने फरवरी 1816 में नेपाल पर चढ़ाई करके काठमांडू के पास गोरखाओं को पराजित किया और अंततः मार्च 1816 में नेपाल सरकार ने संगौली संधि को स्वीकार कर लिया। अब देखते हैं संगौली संधि की मुख्य बातें क्या थी। तो संगौली संधि में था, गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा के किनारे की निचली भूमि से अपना दावा छोड़ना स्वीकार किया था। गढ़वाल और कुमाऊं के जिले अंग्रेजों को सौंप दिए गए थे। गोरखे सिक्किम से हट गए थे तथा काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट को रखना स्वीकार किया था। इसके अतिरिक्त गोरखाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती करने पर भी सहमति हो गई थी। तो गोरखाओं ने कुमाऊं पर 25 वर्ष तक और गढ़वाल पर लगभग 10.5 वर्षों तक शासन किया था। इनका शासन बहुत ही अन्यायी व अत्याचार के साथ था और इस अत्याचारी शासन को यहाँ की लोक भाषा में गोरख्याली शासन कहा जाता है। अब बात करते हैं अंग्रेजी शासन की। तो अप्रैल 1815 तक कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तर पूर्वी प्रांत का एक भाग बना दिया था। इस क्षेत्र के लिए पहला कमिश्नर जो नियुक्त हुए थे वो थे कर्नल गार्डनर, और ये मई 1815 में नियुक्त हुए थे। कुछ समय बाद प्रशासनिक सुविधा के लिए कुमाऊं जनपद का गठन किया गया था और गढ़वाल नरेश से लिए गए क्षेत्र को कुमाऊं का एक परगना बना दिया गया था, जबकि देहरादून को 1817 में सहारनपुर जनपद में सम्मिलित किया गया था। इस प्रकार अंग्रेजी राज्य के आरंभ में उत्तराखंड 2 राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों में गठित हो गया था, जिसमें कुमाऊं जनपद था और टिहरी गढ़वाल राज्य था। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाकर पौड़ी गढ़वाल नामक नई जनपद का गठन किया गया। सन 1854 में नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया। 1854 से 1891 तक कुमाऊं कमिश्नरी में कुमाऊं तथा पौड़ी गढ़वाल 2 जिले शामिल थे। 1891 में कुमाऊं को अल्मोड़ा व नैनीताल नामक 2 जिलों में बांट दिया गया। स्वतंत्रता तक कुमाऊं मंडल में केवल ये ही 3 जिले थे, जिनमें पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल थे, जबकि टिहरी गढ़वाल एक रियासत के रूप में था। सन 1891 में ही राज्य से नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को भी समाप्त कर दिया गया। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का गठन कर उत्तरांचल के क्षेत्र को इसी में मिला दिया गया था और 1937 से यह संयुक्त प्रांत और जनवरी 1950 से यह उत्तर प्रदेश का अंग बन गया। सन 1904 ईस्वी में नैनीताल गजेटियर्स में इस राज्य को हिल स्टेट नाम दिया गया था। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलनों की। तो 1857 के आंदोलन का असर राज्य में बहुत कम हुआ था, क्योंकि गोरखा शासन के अन्यायपूर्ण शासन की अपेक्षा लोगों को अंग्रेजों का शासन काफ़ी सुधारवादी लग रहा था। इसके अतिरिक्त कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे काफ़ी कुशल और उदारवादी शासक थे और टिहरी शासक की अंग्रेजों के प्रति भक्ति थी और राज्य में शिक्षा, संचार व यातायात के साधनों की कमी थी। इन बातों के बावजूद राज्य में थोड़े बहुत आंदोलन हुए थे। चंपारण जिले के बिसुंग लोहाघाट गांव के कालू सिंह मेहरा ने कुमाऊं क्षेत्र में एक गुप्त संगठन बनाकर, इसका नाम क्रांतिवीर था, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। इन्हें ही राज्य का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है।
कुमाऊं क्षेत्र में ही हल्द्वानी में 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 आंदोलनकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था, जिस पर अंग्रेज बड़ी मुश्किल से पुनः कब्जा कर पाए थे। इस घटना में अनेक क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आगे देखते हैं 1857 के बाद राज्य में आर्य समाज व अन्य संगठनों द्वारा किए गए धार्मिक सामाजिक सुधारों तथा शिक्षा के प्रसार के प्रयासों ने लोगों में राजनीतिक चेतना का विस्तार किया। 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई तथा 1871 से अल्मोड़ा अखबार के प्रकाशन से राज्य में विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। 1886 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में कुमाऊं क्षेत्र के ज्वालादत्त जोशी सहित 2 नेताओं ने भाग लिया था। 20वीं सदी के प्रथम दशक में उत्तराखंड के राजनीतिक मंच पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत का प्रवेश हुआ और राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में उन्होंने हैप्पी क्लब नामक एक संस्था को बनाया था। 1905 में हुए बंगाल विभाजन के बाद देश भर में चलने वाले बहिष्कार व स्वदेशी आंदोलन का राज्य में व्यापक असर रहा था। सरकार की वन नीति के विरोध में अल्मोड़ा, नैनीताल व गढ़वाल जनपदों में 1911 से 1917 के बीच व्यापक जन आंदोलन चला। इस क्षेत्र के नेताओं ने इस आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़कर इसको और व्यापक बना दिया था। राज्य में राजनीतिक चेतना के प्रसार व आंदोलन को संगठित ढंग से चलाने के लिए कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तिलक और बेसेंट द्वारा 1914 में शुरू किए गए होम रूल यानी स्वशासन लीग आंदोलन से प्रेरित होकर विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद आदि ने मिलकर राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में गांधी जी देहरादून की यात्रा पर भी गए थे। राज्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि नेताओं के प्रयासों से 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। आगे चलकर यह परिषद कुली बेगार, कुली उतार, जंगलात कानून, बंदोबस्त प्रणाली आदि स्थानीय समस्याओं के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में परिषद में विरोध प्रदर्शन व सभाएं आयोजित की गई थी और 1926 में इसका विलय कांग्रेस में हो गया था। गढ़वाल क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन अपेक्षाकृत बाद में शुरू हुए। 1918 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। इन दोनों नेताओं ने 1919 के अमृतसर कांग्रेस में भी भाग लिया था। 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में राज्य के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस आंदोलन के दौरान ही 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में कुमाऊं मंडल के 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली और इससे संबंधित सभी रजिस्टर नदी में बहा दिए। 14 जून से 2 जुलाई 1929 तक गांधी जी और नेहरू ने कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और कौसानी आदि स्थानों पर सभाएं की। कौसानी में अपने प्रवास के 12 दिनों के दौरान गांधी जी ने अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। कौसानी को उन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड कहा। 16 से 24 अक्टूबर 1929 तक गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र में कई सभाएं करी। 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर तिरंगा फहराया गया और कई स्थानों पर नमक बनाया गया था। साबरमती से दांडी तक महात्मा गांधी के साथ गए 78 सत्याग्रहियों में 3, जिनमें ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखावीर खड़क बहादुर थे, ये 3 उत्तराखंड के थे। ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था 1930 में दुगड्डा में। आज़ादी के तमाम आंदोलनों को गढ़वाल के कोने कोने तक पहुंचाने में ऐतिहासिक नगरी दुगड्डा की अहम भूमिका रही है। दुगड्डा में आंदोलनों की रूपरेखा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित धनीराम मिश्र के राष्ट्रीय होटल में तय की जाती थी। यह होटल 1942 तक आंदोलनकारियों का प्रमुख स्थल था, लेकिन अब यह अमूल्य धरोहर खंडहर में तब्दील हो चुकी है। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में 2/18 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे अफगान सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इतिहास में यह घटना पेशावर कांड के नाम से प्रसिद्ध है। पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन में भी राज्य के अनेक युवकों ने सक्रिय योगदान दिया था। 1930 के गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में भवानी सिंह सहित राज्य के कई युवक शामिल थे। सोमेश्वर अल्मोड़ा के नज़दीक चनौदा में 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना हुई, जिससे वह स्थान राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। 2 सितंबर 1942 को कमिश्नर ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर गांधी आश्रम पर ताला लगा दिया था।
भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो अगस्त 1942 में उत्तराखंड में भी जगह जगह पर प्रदर्शन व भूख हड़तालें हुई थी। देघाट अल्मोड़ा में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई, जिससे हीरामणि, हरिकृष्ण, बद्री दत्त व कांडपाल आदि शहीद हो गए थे। अल्मोड़ा के धामध्योसालम में 25 अगस्त 1942 को सेना व जनता के बीच पत्थर व गोलियों का युद्ध हुआ था। इस संघर्ष में दो प्रमुख नेता टीका सिंह व नरसिंह धानक शहीद हुए। सालम की भांति सल्ट क्षेत्र में भी सितंबर सन 1942 को खुमार नामक स्थान पर, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, ब्रिटिश सेना ने जनता पर गोलियां चलाई और गंगाराम व खीमादेव नामक दो सगे भाई शहीद हो गए थे तथा गोलियों से बुरी तरह घायल चूड़ामणि व बहादुर सिंह कुछ दिन बाद शहीद हुए। स्वतंत्रता संग्राम में सल्ट की भूमिका के लिए इसे गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली की पदवी से विभूषित किया था। आज भी खुमार में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नैनीताल व चमोली के डांग बंगले व कई अन्य सरकारी इमारतों को जलाया गया था और गढ़वाल के आंदोलन से ब्रिटिश सरकार सत्ते में आ गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सिंगाली, गढ़वाल में सदानंद कुकरेती ने राष्ट्रीय विद्यालय खोला। देवकीनंदन पांडे एवं भागीरथ पांडे ने ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की। महिलाओं की भूमिका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के दौरान सक्रिय रूप से रही थी। इस दौरान कुंती वर्मा, पद्मा जोशी, कुंता देवी रावत, दुर्गावती पंत, भागीरथी देवी वर्मा, तुलसी देवी रावत, विवेड़ी देवी, भक्ति देवी, भागुली देवी, जानकी देवी, मंगला देवी, रेवती देवी और शकुंतला देवी आदि महिलाएं विशेष रूप से सक्रिय रही थी। नमक सत्याग्रह के दौरान नैनीताल में विमला, जानकी, भागीरथी, शकुंतला, सावित्री तथा पद्मा जोशी आदि महिलाएं विशेष रूप से सक्रिय रही थी। नमक सत्याग्रह के समय से ही अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन पर विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला व रेवती आदि महिलाओं ने तिरंगा लहराया था। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के बढ़ते योगदान को दबाने के लिए फरवरी 1932 में राज्य की 8 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल व पद्मा जोशी को लखनऊ जेल में भेजा गया था और कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मालती देवी के नेतृत्व में देश सेवक संगठन से संबद्ध विद्या देवी, कुंती देवी, सरस्वती, भागीरथी आदि महिलाओं ने रेल संपत्ति को काफ़ी क्षति पहुंचाई, जिसके लिए इन महिलाओं को 15-15 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। 1941 में गांधी जी ने अपनी विदेशी शिष्या सरला बहन, जो कि इंग्लैंड मूल की थी, जिनका पूरा नाम हाइलामन था, को अल्मोड़ा भेजा। उन्होंने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम से कताई बुनाई के साथ ही महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी तैयार किया गया था और पिथौरागढ़ की तुलसी देवी ने सरला बहन से प्रेरणा लेकर कताई बुनाई केंद्र व ऊन गृह उद्योग समिति के माध्यम से निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया था। वह हमेशा कहती थी कि रो नहीं, आगे बढ़ो। लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी 2 सगी बहनें, जिनका नाम कमला और वसंती है, इन्होंने सर्वोदय के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई थी। गांधी जी की एक दूसरी विदेशी शिष्या मीरा बहन ने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की और महिला जागृति में अपना अमूल्य योगदान दिया था। पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उत्तराखंड से निकलने वाली पत्र पत्रिकाओं ने जन जागरूकता फैलाने व आंदोलन को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब द्वारा 1871 से अल्मोड़ा साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था। इस अखबार ने राज्य में चल रहे जन आंदोलन तथा स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। 1918 के होली के अंक में संपादक बद्री दत्त पांडे ने गजल के माध्यम से तत्कालीन कमिश्नर पर प्रहार किया, जिससे पेपर पर जुर्माना लगा दिया गया और पेपर बंद हो गया। अल्मोड़ा अखबार के बंद हो जाने के बाद सितंबर 1918 से बद्री दत्त पांडे ने शक्ति नामक एक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। 1901 में देहरादून में कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध गठित गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में देहरादून से पंडित गिरिजादत्त नैथानी के संपादकत्व में गढ़वाली नामक समाचार का प्रकाशन शुरू हुआ था। अखबार के राष्ट्रवादी तेवर के कारण टिहरी रियासत ने कई बार इसे बंद कराने का प्रयास किया था, लेकिन यह बंद नहीं हुआ था। 1939 में लैंसडाउन से भक्ति दर्शन और भैरव दत्त के संपादकत्व में प्रकाशित कर्मभूमि तथा 1941 में देहरादून से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका युगवाणी ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में गति प्रदान की थी। आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड के कुल सैनिकों में से लगभग 12% यानी लगभग 2500 सैनिक थे। इसके अतिरिक्त बुद्धि शरण रावत नेताजी के निजी सहायक तथा पितृ शरण रतूड़ी कर्नल थे। सूबेदार लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी को सिंगापुर स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल का कमांडर नियुक्त किया गया था, जबकि मेजर देव सिंह दानू नेताजी के अंगरक्षक बटालियन के गढ़वाली बटालियन में कमांडर थे। ज्ञान सिंह बिष्टू व महेंद्र सिंह जैसे वीर युद्ध में शहीद भी हुए थे। बात करते हैं कुली बेगार आंदोलन की, तो अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेज अधिकारियों के कहीं आने जाने के समय उनके सामान को गांव वालों को ढोना पड़ता था।
एक गांव वालों को उस सामान को दूसरे गांव तक पहुंचाना पड़ता था। इस प्रकार रास्ते में पड़ने वाले सभी गांवों से यह बेगार ली जाती थी। इसके लिए गांव के मुखिया के पास एक बेगार रजिस्टर होता था। उत्तराखंड की जनता इस कार्य को सम्मान के विरुद्ध मानते हुए 1921 से काफ़ी पूर्व से इसको प्रथा के विरुद्ध आंदोलन कर रही थी और यह आंदोलन सबसे पहले खवियाड़ी गांव अल्मोड़ा से शुरू हुआ था। 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे उत्तरायणी मेले में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत व चिरंजी लाल के नेतृत्व में लगभग 40,000 आंदोलनकारियों ने बेगार न देने का संकल्प लिया और बेगार रजिस्टरों को सरयू नदी में बहा दिया। यहीं से इस कुप्रथा का अंत हो गया। टिहरी राज्य आंदोलन प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग को लेकर टिहरी रियासत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से जन आंदोलन होने लगे थे। 1939 में श्रीदेव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी एवं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रयासों से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, जिसने जनजागृति में वृद्धि करी और आंदोलन में विस्तार हुआ। श्रीदेव सुमन इस जन आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। श्रीदेव सुमन को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था और मई 1944 में अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठ गए और 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। श्रीदेव सुमन की मृत्यु के बाद आंदोलन की बागडोर दौलत राम, भोलू राम नौटियाल तथा नागेंद्र सकलानी ने संभाली थी। भारत के स्वतंत्र होते ही टिहरी के सकलाना में राज्य के खिलाफ विद्रोह फूट पड़ा। जनवरी 1948 के कीर्तिनगर आंदोलन से राजसत्ता हिल गई। इस आंदोलन में मोलू राम भरदारी और नागेंद्र सकलानी शहीद हो गए थे। राजा मानवेंद्र शाह ने 1949 में विलयीकरण पत्र पर हस्ताक्षर किए और 1 अगस्त 1949 को टिहरी संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का एक जिला बन गया था। बात करते हैं डोला पालकी आंदोलन की, तो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शिल्पकारों यानी इन्हें दलित कहा जाता था, दलितों के इस आंदोलन का नेतृत्व सवर्ण दूल्हों के समान स्थिति को प्राप्त करना था। इस आंदोलन से पूर्व राज्य में शिल्पकारों यानी दलितों को शादी व अन्य अवसरों पर डोला पालकी में बैठने का हक नहीं था। इस व्यवस्था में केवल उच्च वर्ण के लोगों का ही हक था। दलित वर्ग का दूल्हा व दुल्हन पैदल जाते थे। इस व्यवस्था के खिलाफ जयानंद भारती के नेतृत्व में 1930 के आसपास चले इस आंदोलन के बाद शिल्पकारों यानी दलितों को यह अधिकार मिल गया था। ध्यातव्य है कि 1911 में हरिप्रसाद ने यहाँ के दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। सड़क आंदोलनों की बात करें तो 1940 के आसपास गढ़वाल की जनता ने सड़क के लिए व्यापक आंदोलन किया। इसका उद्देश्य गढ़ू से कर्णप्रयाग तथा लैंसडाउन से पौड़ी तक गाड़ी की सड़क का निर्माण करना था। कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन, तो अल्मोड़ा के बडियार रहते यानी लमगड़ा गांव में एक बैल के दोनों कानों पर फुल्ली लगाकर ऋण लिया गया। बाद में बैल के दोनों कान काटकर उसे 2 बार मरा घोषित कर बीमा की धनराशि भी हड़प ली गई। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में उस कनकटे बैल को अल्मोड़ा, नैनीताल सहित उत्तराखंड के कई जनपदों में घुमाया गया। बैल को दिल्ली में ले जाकर भ्रष्टाचार को उजागर करने का भी प्रयास किया गया था। कोटा खर्रा आंदोलन की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद किसान संगठनों के नेतृत्व में चले इस आंदोलन का उद्देश्य राज्य में तराई क्षेत्र में सीलिंग कानून को लागू कराकर भूमिहीनों तथा किसानों को भूमि वितरण कराना था। शराब विरोधी आंदोलन की बात करें तो पुरुषों द्वारा शराब के अधिक सेवन का सर्वाधिक दुष्परिणाम महिलाओं को भुगतना पड़ता है। अतः स्वतंत्रता के बाद से ही राज्य की महिला संगठनों ने नशा मुक्त उत्तराखंड के उद्देश्य को लेकर आंदोलन करना शुरू कर दिया था। उत्तराखंड में आंदोलनों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार बीच बीच में इस क्षेत्र में शराबबंदी लागू करती रही और पुनः चालू करती रही। 1948 में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला और यह नारा दिया कि नशा नहीं रोजगार दो। इसे पूरे राज्य में फैला दिया गया। आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1948 में अल्मोड़ा, नैनीताल आदि जिलों में सरकार ने शराबबंदी लागू कर दी, लेकिन बाद में आंदोलन ठंडा पड़ गया और शराब की पुनः बिक्री होने लगी। विश्वविद्यालय आंदोलन की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए छात्रों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया था। आंदोलन को देखते हुए एन डी तिवारी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1955-1956 में विश्वविद्यालय संबंधी एक प्रस्ताव रखा। सरकार नैनीताल में एक विश्वविद्यालय खोलने के लिए मन बना रही थी, तो गढ़वाल के लोग इसे गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित करने के लिए आंदोलन करने लगे और कुमाऊं मंडल के लोग इसे कुमाऊं नैनीताल में स्थापित करने के लिए आंदोलन करने लगे। बाद में एन डी तिवारी ने इन दोनों क्षेत्रों में एक एक विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा और सरकार ने इसे मान लिया। सन 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना नैनीताल में तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीनगर में की गई। पृथक राज्य संबंधी आंदोलन की बात करें तो गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने संबंधी मांग सबसे पहले 5 से 6 मई 1938 को श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी।
स्थानीय नेताओं के इस मांग को अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन दिया था। 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ नामक एक संगठन बनाया और बाद में इस संगठन का नाम हिमालय सेवा संघ हो गया था। 1946 में हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के एक अधिवेशन में उत्तराखंड के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई गई थी। इसी सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल कुमाऊं के भूभाग को एक अलग क्षेत्रीय भौगोलिक इकाई के रूप में गठित करने की मांग की। संयुक्त प्रांत के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने इन मांगों को ठुकरा दिया था। 1950 में हिमाचल और उत्तराखंड को मिलाकर एक वृहत हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन का गठन किया गया। 1955 में फजल अली आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बात इस क्षेत्र के पृथक राज्य बनाने की दृष्टिकोण से करी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के नेताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया। 1957 में टिहरी रियासत के अपदस्थ नरेश मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य आंदोलन को अपने स्तर से शुरू किया और 24 से 25 जून 1967 में रामनगर में आयोजित सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया। इसके अध्यक्ष दयाकृष्ण पांडे, उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा और महासचिव नारायण दत्त सुंदरियाल को बनाया गया था। 1969 में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया। 3 अक्टूबर 1970 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया और पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को दोहराया। 1972 में नैनीताल में गठित उत्तराखंड परिषद के कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली स्थित वोट क्लब पर धरना दिया और पुनः 1973 में इस परिषद ने दिल्ली चलो का नारा भी दिया और चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में बद्रीनाथ से वोट क्लब यानी दिल्ली तक की पदयात्रा की गई थी। 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया। परिषद के सदस्यों ने व्यापक रूप से आंदोलन चलाया और 1978 में इसके सदस्यों ने संसद का भी घेराव किया था। 1979 में जनता पार्टी की सरकार के सांसद त्रिपन सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की गई थी और 23 जुलाई को वोट क्लब पर रैली का आयोजन हुआ। रैली के बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को अलग राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया था। 24 से 25 जुलाई 1979 को मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर देवीदत्त पंत बनाए गए थे। इस दल का केवल एक लक्ष्य था, राज्य की समस्याओं का निराकरण करते हुए 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर अलग राज्य की स्थापना करना। 1984 में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने राज्य की मांग को लेकर गढ़वाल में 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के माध्यम से जन जागरूकता को फैलाया। 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हो गया और दल की बागडोर युवा नेता काशी सिंह एरी के हाथ में आ गई। इस दल के नेतृत्व में 9 मार्च को पौड़ी में आयोजित रैली में 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया था और 9 सितंबर को दल ने उत्तराखंड बंद का आयोजन किया। फिर 23 नवंबर को वोट क्लब दिल्ली में विशाल प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। ज्ञापन द्वारा पहली बार हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग इसमें उठाई गई थी। 1987 में ही 23 अप्रैल को एक विशेष घटना तब घटी जब उक्रांत उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार ने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका। इसके लिए उन्हें भारी यातनाएं भी दी गई थी। 1987 में ही भाजपा ने लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा के पार्टी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को स्वीकार किया, लेकिन प्रस्तावित राज्य का नाम उत्तराखंड के बजाय उत्तरांचल स्वीकार किया गया था। 1988 में भाजपा के शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। जनवरी 1989 में सभी संगठनों ने मिलकर आंदोलन चलाने के लिए उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया और 11 से 12 फरवरी को रैली का आयोजन किया गया। 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य की मांग का पहला प्रस्ताव रखा। 1991 के चुनाव में भाजपा ने पृथक राज्य की स्थापना को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और वायदे के अनुरूप 20 अगस्त 1991 को प्रदेश की भाजपा सरकार ने पृथक उत्तरांचल का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज दिया, लेकिन केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने पृथक राज्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया तथा गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित कर दिया। इस दस्तावेज को उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट माना गया। एक निर्णय के तहत 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह एरी ने गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली और उसका नाम चंद्रनगर घोषित किया। जनवरी 1993 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने नगर विकास मंत्री रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए एक कैबिनेट समिति का गठन किया। कौशिक समिति की मई 1994 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और रिपोर्ट में तत्कालीन पर्वतीय जिलों को मिलाकर पृथक राज्य उत्तराखंड राज्य और उसकी राजधानी गैरसैंण में बनाने की सिफारिश की गई थी।
मुलायम सिंह यादव सरकार ने कौशिक समिति की सिफारिशों को जून 1994 में स्वीकार कर ली और अगस्त 1994 में 8 पहाड़ी जिलों को मिलाकर पृथक उत्तराखंड राज्य के गठन से संबंधित प्रस्ताव को विधानसभा में सर्वसम्मति से पास कर केंद्र सरकार के पास भेज दिया। 1994 में ही विनोद बर्थवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस कमेटी को बुद्धिजीवियों और गैर राजनीतिक लोगों के विचारों के आधार पर पृथक उत्तराखंड राज्य की अनिवार्यता का सुझाव देना था। 1994 में जून माह में मुलायम सिंह यादव सरकार ने सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू करी, जिसमें कुल सीटों में 50% सीटें आरक्षित होने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 27% ओबीसी, 21% एससी और 2% एसटी को आरक्षण दिया गया था। नई आरक्षण नीति में अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण के विरुद्ध राज्य में आंदोलन शुरू हो गया। पौड़ी के वयोवृद्ध नेता इंद्रमणि बडूनी ने उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने 7 सहयोगियों के साथ 7 अगस्त को आमरण अनशन किया और अनशनकारियों पर पुलिसों ने लाठीचार्ज किया। 1 सितंबर 1994 को उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस द्वारा छात्रों तथा पूर्व सैनिकों की रैली पर गोली चलाने से 25 लोग मारे गए। इस घटना के दूसरे दिन मसूरी के झूला घर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आयोजित रैली में उत्तेजित लोगों ने पीएससी व पुलिस पर हमला कर दिया। इस घटना में पुलिस उपधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी मारे गए। फिर पुलिस द्वारा गोली चलाने पर 7 आंदोलनकारी और मारे गए। इसमें 2 महिलाएं हंसा धनाई और बेलमती चौहान भी मरी थी। आगे देखते हैं, सितंबर 1994 को एक सर्वदलीय बैठक में 27% आरक्षण को उत्तराखंड में लागू करने पर सहमति हुई। इसके बाद राज्य के छात्रों ने 18 सितंबर को रामनगर में एक सम्मेलन किया और सम्मेलन के दौरान छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन हुआ। इस सम्मेलन में 1 से 2 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन करने का भी निश्चय किया गया था। 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों पर रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अमानुषीय अत्याचार किया। इसके बाद मुजफ्फरनगर में महिलाओं के साथ पुलिसकर्मियों ने दुराचार किया और पुलिस फायरिंग में 6 लोगों की मृत्यु हुई। इस कृत्य की क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहकर निंदा की गई थी। इस घटना के विरोध में 3 अक्टूबर 1994 को पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन हुए और 7 लोग शहीद हुए। 7 सितंबर 1994 को उत्तराखंड प्रदेश संघर्ष समिति के अध्यक्ष सांसद भुवन सिंह खंडूरी के संयोजन में दिल्ली में भाजपा के एक विशेष रैली का आयोजन और भाजपा सदस्यों द्वारा संसद के दोनों सदनों से वॉकआउट किया गया। 1995 में 25 जनवरी को उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा भी निकाली। 1995 में 10 नवंबर को श्रीनगर स्थित श्रीयंत्र टापू पर आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों पर पुलिस की लाठीचार्ज से यशोधर बेंजवाल व राजेश रावत की मृत्यु हो गई। 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य का निर्माण करने की घोषणा की। 1998 में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तराखंड राज्य संबंधी विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा को सहमति के लिए भेजा। इस विधेयक में कुल 26 संशोधनों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे पुनः केंद्र को भेज दिया, जिसे भाजपा सरकार ने 22 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया, लेकिन सरकार गिर जाने के कारण यह पास नहीं हो सका। भाजपा के पुनः सत्ता में आने के बाद इस विधेयक को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे पास कर केंद्र को भेजने के बाद 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 29 जुलाई को जॉर्ज कमेटी के सदस्यों ने पंतनगर का दौरा किया और उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया। 1 अगस्त 2000 को विधेयक लोकसभा में व 10 अगस्त को राज्यसभा में पारित किया गया। 28 अगस्त को राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान की गई। इसे सरकारी गजट के कानून संख्या 28 के रूप में इंगित किया गया। 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश के 13 उत्तर पश्चिमी जिलों को काटकर उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया और देहरादून को इसकी अस्थायी राजधानी बनाया गया था। उसी दिन प्रदेश के पहले अंतरिम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी ने पद व गोपनीयता की शपथ ली। दिसंबर 2006 में उत्तरांचल विधेयक 2006 संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद नाम परिवर्तन की आधिकारिक अधिसूचना 26 दिसंबर 2006 को जारी की गई, जिसके अनुसार 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड हो गया। आगे देखते हैं राज्य आंदोलन के दौरान कौन कौन से संगठन गठित किए गए। तो पहला है कुमाऊं परिषद। उत्तराखंड में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व शैक्षणिक समस्याओं को लेकर गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत आदि नेताओं के द्वारा इस परिषद का गठन किया गया था, लेकिन 1926 में इसका विलय कांग्रेस में हो गया था। आगे देखते हैं गणदेश सेवा संघ। इसका उद्देश्य अलग राज्य की मांग को लेकर किया गया था। 1938 में दिल्ली में इस संघ का गठन श्रीदेव सुमन द्वारा किया गया। बाद में इसका नाम हिमालय सेवा संघ हो गया था। गढ़वाल जागृत संस्था 1939 में कांग्रेस द्वारा पौड़ी में इस संस्था का गठन किया गया था। प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बर्थवाल इस संस्था के प्रमुख थे। पर्वतीय विकास जन समिति
कांगड़ा से अल्मोड़ा तक एक ही हिमालयी राज्य की स्थापना के लिए इस समिति का गठन 1950 में नई दिल्ली में किया गया था। पर्वतीय राज्य परिषद की बात करें तो 25 जून 1967 को रामनगर के जनसभा में एक पृथक राजनीतिक प्रशासनिक इकाई के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया था और प्रस्ताव में कार्यान्वयन हेतु दयाकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में इस परिषद का गठन किया गया। 1973 में इस संगठन का पुनर्गठन किया गया और इसमें 2 सांसद होते हैं, जिनमें प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिष्ट हैं। इनको इनमें शामिल करते हुए इसका नाम पृथक पर्वतीय राज्य परिषद कर दिया गया। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा नए राज्य के उद्देश्य को लेकर 3 अक्टूबर 1970 को कॉमरेड पीसी जोशी द्वारा यह संगठन बनाया गया था। उत्तरांचल परिषद 7 जून 1972 को नैनीताल में इस परिषद का गठन स्थानीय समस्याओं पृथक राज्य के लिए संघर्ष करने के उद्देश्य से बनाया गया था। उत्तराखंड क्रांति दल 24 और 25 जुलाई 1979 को मसूरी के सम्मेलन में इस दल की स्थापना की गई। इसका प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर देवी दत्त पंत को बनाया गया। उत्तरांचल उत्थान परिषद की बात करें तो 30 से 31 मई 1988 की शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में इस परिषद का गठन किया गया था। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति 11 से 12 जनवरी 1989 को जनसंघर्ष वाहिनी, उत्तराखंड जन परिषद, उत्तराखंड रक्षा मंच और युवा जनता दल ने संयुक्त रूप से दिल्ली में इस संघर्ष समिति का गठन किया और द्वारिका प्रसाद उनियाल इस समिति के प्रमुख चुने गए थे। उत्तराखंड संयुक्त मोर्चा की बात करें तो वामपंथी धारा से जुड़े लोगों ने जनवरी 1991 में इस मोर्चा का गठन किया। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा की बात करें तो राम बहादुर टमटा द्वारा संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन किया गया था। कब? अप्रैल 1994 में, और इसका उद्देश्य राज्य निर्माण में सहयोग करना था। उत्तराखंड पीपल्स फ्रंट यानी यूपीएफ का गठन 16 से 17 अप्रैल 1994 को किया गया था। उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन 18 सितंबर 1994 को किया गया था। आगे देखते हैं स्थायी राजधानी गैरसैंण को बनाने के प्रयास। तो ब्रिटिश गढ़वाल के चांदपुर परगने की लुहाबा पट्टी ही वर्तमान में गैरसैंण है। इस समय यह चमोली की एक तहसील और विकासखंड है। यह दूधातोली और व्यास पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है और लगभग संपूर्ण राज्य के केंद्र में स्थित है। 60 से 70 वर्ग किलोमीटर में फैली इस समतल घाटी की समुद्र तल से ऊंचाई 5360 फीट है और यहाँ से होकर आटागाड़, पश्चिमी व पूर्वी नेहार तथा पश्चिमी रामगंगा आदि नदियाँ बहती हैं। साथ ही यहाँ स्थान स्थान पर प्राकृतिक जल स्रोत भी हैं और इस क्षेत्र के चारों तरफ गेवाड़, चांदपुर गढ़ी और बधार गढ़ी, ग्वालदम आदि गढ़ियाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र में बिनसर महादेव जैसा धार्मिक स्थल और बेनीताल जैसा प्राकृतिक सौंदर्य स्थल भी स्थित है। 24 से 25 जुलाई 1992 को उत्तराखंड क्रांति दल के 14वें महाधिवेशन में बडोनी व काशी सिंह एरी ने गैरसैंण का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर रखकर राज्य की राजधानी घोषित किया और उसका शिलान्यास भी किया था। 1993 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए गठित कौशिक समिति ने मई 1994 में अपनी रिपोर्ट में राजधानी के लिए गैरसैंण की सिफारिश की और इसका 68% लोगों ने समर्थन किया था। सन 1998 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के मीडिया सेंटर द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में 80% जनता की राय गैरसैंण को राजधानी बनाने की थी। गैरसैंण के पक्ष में 24 सितंबर 2000 को उत्तराखंड महिला मंच की विशाल रैली में विभिन्न संगठनों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस मंच द्वारा आहूत करने पर 30 अक्टूबर को उत्तराखंड बंद पूर्णतः सफल रहा था। अक्टूबर 2000 में इस मुद्दे पर उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा देहरादून में खबरदार रैली का आयोजन किया गया था। 2004 में बाबा मोहन उत्तराखंडी गैरसैंण सहित 13 स्थानों में कहीं भी राजधानी की स्थापना व कई मुद्दों को लेकर 38 दिनों के आमरण अनशन के बाद 8 अगस्त 2004 को बेनीताल में शहीद हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री व भूतपूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तरांचल प्रदेश नामक पुस्तक में राजधानी के लिए गैरसैंण को उपयुक्त बताया है। 11 जनवरी 2001 को अंतरिम भाजपा सरकार ने स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया। कुछ ही समय बाद भंग हो जाने के बाद 28 नवंबर 2002 को कांग्रेस सरकार द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया था। 1 फरवरी 2003 से आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिन वीरेंद्र दीक्षित। उन्होंने 17 अगस्त 2008 को मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में कई समस्याओं को गिनाकर गैरसैंण को खारिज कर दिया गया था और देहरादून को स्थायी राजधानी बनाने की सिफारिश की गई थी। ध्यातव्य है कि आयोग का कार्यकाल कुल मिलाकर 11 बार बढ़ाया गया था। दीक्षित आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी राजधानी हेतु धरने प्रदर्शनों का क्रम जारी रहा। राजधानी विवाद को विराम देते हुए 3 नवंबर 2012 को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन किया और विधानसभा भवन बनाने का निर्णय लिया। 14 जनवरी 2013 को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने भराड़ीसैंण में प्रस्तावित द्वितीय विधानसभा हेतु गैरसैंण में औपचारिक शिलान्यास किया, जबकि 9 नवंबर 2013 को भराड़ीसैंण में भूमि पूजन कर भवन निर्माण शुरू कराया।
2014 में उत्तराखंड विधानसभा के 3 दिवसीय सत्र का आयोजन गैरसैंण में किया गया था। मई 2014 में उत्तराखंड सरकार द्वारा चमोली के विकासखंड गैरसैंण और अल्मोड़ा के विकासखंड चौकुटिया को शामिल कर गैरसैंण विकास परिषद का गठन करने का निर्णय लिया गया। 2015-2016 में गैरसैंण को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया गया था और गैरसैंण को जून 2020 में प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।